Hello my dear students, this is लाल चंद्र यादव. वेलकम टू ऑल इन योर क्लास. बच्चों, आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है. प्रिय बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण से एक नए शीर्षक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पत्र लेखन. बच्चों, आप सभी लोग पत्र लेखन और पत्र शब्द से भली भांति परिचित हैं और क्लास 3 से ही आप विभिन्न विषयों पर पत्र लेखन का कार्य करते आए हैं. विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पत्र लेखन से संबंधित भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं. अर्थात आपको कभी प्रार्थना पत्र लिखना होता है, तो कभी शिकायती पत्र लिखना होता है, कभी किसी कार्यालय को ज्ञापन देना होता है. तो बच्चों, आज हम लोग पत्र और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए अब हम इस शीर्षक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हम पत्र किसे कहते हैं. यद्यपि हम पत्र शब्द से भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी इसकी परिभाषा अगर हमको लिखनी पड़े, अगर हमसे कोई पूछे कि पत्र किसे कहते हैं, तो एक बार थोड़ा सा हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम आखिर इसकी एक सटीक परिभाषा क्या दें, क्या कहें. बच्चों, ऐसा तभी होता है जब हम किसी विषय के बारे में कभी विचार नहीं किए रहते हैं. हम ये समझते हैं कि इसकी क्या परिभाषा होगी या इसके बारे में कुछ याद करने की हमको आवश्यकता नहीं है. लेकिन हमको सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई शब्द हम लें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस शब्द के मायने क्या होते हैं. तो पत्र क्या है? पत्र जो है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक लिखित साधन है. जो आप जानते हैं कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं. और जो विचारों के आदान प्रदान के साधन हैं वो कभी मौखिक होते हैं तो कभी लिखित होते हैं. सांकेतिक भी हुआ करते थे आज, लेकिन जो हमारे साहित्य में प्रचलित हैं वो 2 रूप प्रचलित है विचारों के आदान प्रदान की. वो है मौखिक और लिखित. जो लिखित होता है वो प्रमाणित माना जाता है, उसका एक प्रमाण होता है. तो पत्र जो है वो विचारों के आदान प्रदान का एक क्या है? लिखित माध्यम है. तो पत्र हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक क्या है? साधन है. तो विचारों का आदान प्रदान प्रायः हमने बताया कि आपको कि 2 प्रकार से हम करते हैं. एक तो मौखिक रूप से और एक लिखित रूप से. ये जो पत्र है ये बड़ी ही प्राचीन पद्धति है. विचारों के आदान प्रदान के जो हमारे माध्यम हैं वो मूलतः 2 ही हैं. एक तो लिखित है और एक मौखिक है. लेकिन समय के साथ साथ जो इसके माध्यम रहे हैं, जैसे लिखित माध्यम के लिए हम क्या करते हैं? पत्र का प्रयोग करते थे बहुत ज़्यादा. आज हम इसके लिए भी कागज़ पे पत्र लिखा करते थे, तो आज हम क्या करते हैं? डिजिटल माध्यम से पत्र लिखते हैं. हम व्हाट्सएप के थ्रू पत्र लिख देते हैं, तो इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं, फेसबुक के ज़रिए हम भेज सकते हैं. बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनका आज हम प्रयोग कर करके
कागज़ का प्रयोग कम से कम कर रहे हैं और हम डिजिटल माध्यम से मैसेज यानी संदेश एक दूसरे को भेज रहे हैं, जो कि आजकल काफ़ी प्रचलन में है। लेकिन बच्चों, आपको पता होगा कि जो ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो ये आधुनिक साधन प्रयोग किए जा रहे हैं, ये पहले नहीं प्रयोग किए जाते थे। पहले हमारे विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम था वो बहुत ही सीमित था। मूलतः लोग अपने से दूर रहने वाले लोगों से अगर कोई बात कहनी पड़ती थी तो वो कागजी पत्र का सहारा लेते थे, अर्थात कागज़ पर वो पत्र लिखा करते थे और डाक के माध्यम से वो पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाया करता था। ये आज से 10 साल या 20 साल पहले जो था, जब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह की जो सुविधा थी वो इतने व्यापक पैमाने पे उपलब्ध नहीं थी, वो इतनी लोकप्रिय नहीं हुई थी, तो लोग इसी प्रकार के पत्रों के सहारे अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। आप ज़रा कल्पना करिए कि वो युग, वो ज़माना कैसा रहा होगा जिसमें जब आपका कोई सगा संबंधी कहीं दूर, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है, कोई लखनऊ रह रहा है, जब लोग बाहर जीविका की तलाश में जाते थे, पढ़ने के लिए जाया करते थे, व्यापार के लिए जाया करते थे, तो अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का, अपने प्रियजनों का समाचार लेने के लिए वो पत्र लिखा करते थे और फिर वो पत्र डाक के माध्यम से कुछ दिनों के बाद दिए गए पते पर पहुंचता था और पाने वाला उस पत्र को पढ़ करके उनके विचारों को समझ पाता था, उसके भावों को समझ पाता था जिसने यह पत्र भेजा हो। फिर उसका उत्तर देने के लिए वह एक पत्र लिखता था और फिर उसी प्रक्रिया के माध्यम से उस पते पर वो पत्र डाक के माध्यम से जाता था जहाँ पर वह व्यक्ति रह रहा हो, यानी आपका प्रिय रह रहा हो। तो इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान होने में हफ्ते 10 दिन पहले, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे ये जो समय का जो पीरियड था, यानी जो एक प्रकार से दायरा था, वो कम होता गया। कभी महीनों में पत्र पहुंचा करते थे, तो फिर नई टेक्नोलॉजी से उस 20 दिन में, फिर 10 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर 5 दिन में, जैसे भी है, इसी प्रकार से वो जो समय का दायरा हो कम होता गया। लेकिन कितना समय लग पाता था एक दूसरे के विचारों को जानने में। और आज हमारे मन में अगर कोई भी संदेश भेजने की इच्छा हुई तो हम क्या करते हैं, तुरंत अपने फ़ोन से कोई मैसेज टाइप कर देते हैं और उधर से रिप्लाई आ जाता है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिसका प्रयोग आप सभी लोग करते हैं और आज काफ़ी प्रचलन में है, लोग बराबर चैटिंग करते हैं, यानी एक दूसरे से गपशप करते हैं, एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। हम उस बिंदु पर नहीं जाएंगे क्योंकि इस समय हम लोग अपने मूल टॉपिक पत्र लेखन को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जो मैंने आपको बताया, मेरे कहने का आशय यह था कि जो पत्र लेखन है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, लिखित साधन है, जो कि प्राचीन काल में काफ़ी प्रचलित था। अर्थात पहले के लोग पत्रों के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से कर पाते थे, विशेषतः जो व्यक्ति दूर रहता था, और इसमें एक काफ़ी लंबा समय लगता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए आविष्कार हुए, नई नई सुविधाएं आई, वैसे वैसे जो पत्रों के पहुंचने का समय था वो कम होता चला गया। अर्थात कभी जो पत्र 20 दिन में पहुंचा करते थे, अब वही पत्र 2 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में पहुंच जाया करते हैं। वो निर्भर करता है कि हमने पत्र भेजने के लिए किस विकल्प का चयन किया है। जैसे कि आप सामान्य डाक से भेजेंगे तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा,
आप अगर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं कुछ कम समय लगेगा, आप रजिस्ट्री के थ्रू भेजते हैं तो भी कुछ कम समय लगेगा। तो वो अलग अलग मोड है विचारों को पहुंचाने के लिए। पत्रों की उपयोगिता आज भी कायम है। मूलतः जो हमारे औपचारिक पत्र हैं, अभी हम बताएंगे आपको कि क्या औपचारिक पत्र होते हैं और क्या अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र अर्थात जो पत्र कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जो पत्र एक दूसरे को किसी विभाग की सूचना देने के लिए, किसी पद के रिक्त होने की सूचना देने के लिए, कोई शिकायत दर्ज करने के लिए, कोई प्रार्थना पत्र देने के लिए यूज किया जाता है, वो आज भी काफ़ी प्रचलन में है और वही प्रमाणिक माना जाता है। जो हमारा आज का आधुनिक माध्यम है व्हाट्सएप, फेसबुक, वो प्रमाणिक नहीं माना जाता है। अर्थात अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं और कह देते हैं कि व्हाट्सएप पे मैंने सर भेज दिया था, तो वो जो एक सरकारी अभिलेख में वो रिकॉर्ड जो है वो वैलिड नहीं है, वो मान्य नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है औपचारिक पत्र, और एक होता है अनौपचारिक पत्र। अब हम बात करते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। वे पत्र जो सरकारी पत्रों की श्रेणी में आते हैं, कार्यालयी पत्रों की श्रेणी में आते हैं, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, वो क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। इसमें केंद्र सरकार जो होती है वो कोई आदेश पारित कर सकती है राज्य सरकार के लिए, कोई सुझाव या प्रस्ताव पारित कर सकती है राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकारों से कोई सुझाव या प्रस्ताव मांग सकती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को उक्त विषयों पर या किसी अन्य विषय पर पत्र लिख सकता है। तो फिर केंद्र या राज्य सरकार अपने अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को पत्र लिख सकते हैं। अभी हम इसको आपको और आसान भाषा में बताएंगे। तो वो पत्र जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया कि औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में या किसी सरकारी संस्था के द्वारा उसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। इसमें प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट संस्थान भी आते हैं, यानी निजी संस्थान आते हैं, निजी कंपनियां आती हैं जो क्या करती हैं कि जो एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अर्थात कोई सूचना प्रेषित करने के लिए, कोई सूचना प्राप्त करने के लिए पत्राचार का प्रयोग करती हैं, अर्थात पत्रों के माध्यम को चुनती हैं। तो अगर हम संक्षेप में औपचारिक पत्र की परिभाषा कहें तो औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो विभिन्न कार्यालयों से
केंद्र सरकार के द्वारा कम आप लगाते जाइएगा। राज्य सरकार के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, संस्थाओं को सुझाव देने के लिए, सुझाव लेने के लिए, कोई आदेश पारित करने के लिए या किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। जो ये औपचारिक पत्र होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें सरकारी पत्र आ जाता है, अर्ध सरकारी पत्र आ जाता है, शिकायती पत्र आ जाता है, प्रार्थना पत्र आ जाता है, अनुस्मारक आता है, टिप्पण आता है। यानी बहुत सारे जो हमारे औपचारिक पत्रों का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, यानी इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। केंद्र सरकार क्या करती है कि जैसे अगर उसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया प्रस्ताव भेजना है तो राज्य सरकारों को पत्र लिखती है और फिर राज्य सरकार जो होता है, जो राज्य सरकार होती है वो अपने अंतर्गत आने वाले शिक्षा विभाग अर्थात जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं हैं उनको पत्र लिखती है और फिर उनके द्वारा उनके कर्मचारियों, उसमें काम करने वाले अधिकारियों को जो पत्र होता है वो भेजा जाता है। अर्थात एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रॉपर माध्यम के थ्रू, यानी माध्यम से एक पत्रों का जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से आदान प्रदान होता है। यानी पत्रों को लोग भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत अर्थात जो अपने निजी विचारों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, जो अपने इष्टजनों को लिखे जाते हैं, अपने मित्रों को लिखे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में हम अपने निजी समस्याओं, अपने परिवार की समस्याओं, अपने परिवार की खुशियों को एक दूसरे से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये पत्र जो होते हैं वो क्योंकि व्यक्तिगत हितों के लिए लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत विचारों के आदान प्रदान के लिए लिखे जाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो एक बार फिर से हम दोनों की परिभाषा देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कार्यालयी पत्रों की श्रेणी में आते हैं। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, राज्य सरकार केंद्र सरकार को, केंद्र या राज्य सरकार अपने अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं को, केंद्र या राज्य के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाएं केंद्र या राज्य को कोई भी सुझाव, प्रस्ताव, आदेश, प्रार्थना आदि भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि अगर केंद्र सरकार जो है वो मान लीजिए बैंकों को पत्र लिखना चाहती है तो वो क्या करेगी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो बैंक आने वाले हैं, यानी बैंक जो है वैसे तो वो केंद्र सरकार के ही अधीन है, बैंकिंग का जो काम है, तो वो बैंकों को पत्र लिख सकती है, चाहे वो बैंक निजी हो चाहे वो सरकारी हो। जैसे कुछ निजी बैंक है, HDFC वगैरह जो है क्या है, निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक। ऐसे ही शिक्षा विभाग है, वो सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को दोनों को सर्कुलर जारी करता है, दोनों को ही क्या करता है, कोई निर्देश जारी करता है। जैसे अगर CBSE कोई लेटर जारी करेगी, लेटर भेजेगी यानी पत्र भेजेगी, तो वो सभी स्कूलों को भेजेगी, यानी उसके अंतर्गत जो स्कूल आते हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, जो काम करते हैं, उनको पत्र भेजेगी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन फिलअप करना है, क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, किस प्रकार से हमारे प्रश्न पत्रों का प्रारूप होने वाला है, अर्थात जो भी विषय हो। तो आज भी औपचारिक माध्यमों के लिए यानी औपचारिक क्षेत्रों में जो है वो पत्रों का महत्व काफ़ी कायम है। यानी पत्रों का जो है वो आज भी जो महत्व है वो इन क्षेत्रों में कायम है, क्योंकि यही
प्रामाणिक साधन माने जाते हैं। यही जो है वो एक प्रकार से साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं कि मैंने उक्त विज्ञापन निकाला था, उक्त रिक्तियाँ निकाली थी, मैंने ये निर्देश मांगे थे, ये निर्देश दिए थे। साक्ष्य के रूप में हम वही प्रस्तुत करते हैं। आपको भी जब कभी भी अवकाश लेना होता है, छुट्टी लेनी होती है स्कूलों में, तो आप भी क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जिसे आप एप्लीकेशन कहते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, अपने इष्ट, अपने परिवारजनों को लिखे जाते हैं। इसमें व्यक्तिगत विचारों को हम व्यक्त करते हैं। जैसे हमें किसी अपने इष्ट को जन्मदिन की बधाई देनी है, किसी को पढ़ने लिखने का सुझाव देना है, किसी को गहरे संकट में किसी के गहरे संकट में संवेदना व्यक्त करनी है, उसे साहस बधाना है, उसे धैर्य बधाना है। अर्थात जो हम अपने प्रियजनों को कोई भी राय, सुझाव, खुशी, निमंत्रण आदि देने के लिए प्रयोग करते हैं, वो क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। वो अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। मैंने आपको बताया जो आपको सिलेबस में पढ़ना है वो है औपचारिक पत्र, अर्थात यही हमको पढ़ना है, जिसको हम कह सकते हैं कार्यालयी पत्र। जो आपके सिलेबस में है वो है कार्यालयी पत्र। अर्थात इन्हीं पत्रों को हमको पढ़ना है। तो बच्चों, कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, इत्यादि। और भी जो कार्यालयी पत्र है उसका जो प्रकार है, जो उसका क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें और भी पत्र आते हैं, जैसे कि टिप्पण है, कार्यालयी ज्ञापन है, कार्यालयी आदेश है, अधिसूचना है। लेकिन मूलतः जो हमको पढ़ना है वो एक पत्र का प्रकार हम और लिख दें, जिसमें संपादक को पत्र, वो भी एक महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमको अगर किसी के संपादक को पत्र लिखना है, कोई दैनिक जागरण के संपादक हैं, हिंदुस्तान पत्र के संपादक हैं, किसी न्यूज़ चैनल वगैरह के जो संपादक होते हैं, उनको हमको कोई सूचना देनी है, अर्थात कोई मुद्दा हमको जो है वो हाईलाइट करना है, किसी को बताना है, किसी से उजागर करना है, तो प्रायः हम क्या करते हैं कि हम संपादक को पत्र लिखते हैं। क्योंकि जो संपादक होते हैं वो मीडिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े होते हैं और लोगों तक अपने समाचार को, अपने संदेश को पहुंचाने में हमको काफ़ी आसानी होती है। तो बच्चों, ये मैंने कुछ कार्यालयी पत्रों के प्रकार की चर्चा की। हमको जो मूल रूप से पढ़ना है वो शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र और संपादक को जो पत्र लिखते हैं ये पढ़ना है। हम सभी पत्रों, कार्यालयी पत्रों के प्रकार पे
चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये एक पत्र का जो संक्षिप्त परिचय था वो इसलिए था कि आप पत्र का जो आपका एक विषय है, जो पत्र लेखन आपके परीक्षा में आता है, उनमें आप अच्छे अंक पा सकें, अर्थात पत्र आप अच्छे से लिख करके पत्र को एक सुंदर शैली में लिख करके अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। आप पत्र लिखते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान अवश्य रखा करिए। वो कौन कौन सी बातें हैं, वो किस प्रकार से हम अपने लेखन में प्रयोग कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम इस शीर्षक को ख़त्म कर लें, अर्थात समाप्त कर लें। अगर कुछ चीज़ें शेष रह जाती हैं तो उसके लिए हम लोग एक क्लास और लेंगे। अब पिछली कक्षा में आपने निबंध के बारे में पढ़ा, निबंध लेखन के बारे में पढ़ा। देखिए बच्चों, इस समय आप लोग हमारे समक्ष नहीं हैं, तो ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो भी यहाँ से पठन पाठन करा रहे हैं, जो हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस पर ध्यान दें और बातों को ध्यान से सुनें। अपना जो ध्यान है, जो अपना कंसंट्रेशन है, वो आप पढ़ाई पर लगाएं, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है और एक बार जो समय बीत जाता है उसे लाख कोशिश करने के बाद भी हम ज़िंदगी में दोबारा ला नहीं सकते हैं। और एक छोटी सी जो चूक होती है, जो हमारी लापरवाही होती है, जो हमारी असावधानी होती है, वो हमें लक्ष्य से इतना दूर कर देती है कि बाद में लाख कोशिश करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को पा नहीं पाते हैं। तो समय रहते हमको एक सार्थक प्रयास करने की ज़रूरत है, एक एकाग्रचित प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें और भविष्य में हमें अपने कार्यों पर पश्चाताप ना करना पड़े कि हम जब भविष्य में जाएं तो यह सोच करके पश्चाताप करें कि काश समय रहते हम पढ़ लिए होते, समय रहते अपना ध्यान लगा लिए होते, तो आज हमारा जो स्थान है, जो हमारा मुकाम है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो हमारा सम्मान है, वो कुछ और होता। क्योंकि आगे चल कर के इंसान जब मौके हाथ से छूट जाते हैं तो फिर गलान के अलावा उसे कुछ हासिल नहीं होता, पश्चाताप के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तो बच्चों, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपको सलाह है कि आप जो है वो अच्छे से पठन पाठन करें, अच्छे से पढ़ें। जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसे पूरा समय दें, पर्याप्त समय दें। विषय के ज्ञान पर ज़्यादा फोकस करें, रटने पे कम करें, उसकी गहराई में जाने का प्रयास करें, जिससे आप विषय को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो निसंदेह आसानी से आप किसी भी विषय को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम कार्यालयी पत्रों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और कोई एक पत्र लिख करके हम ये देखेंगे कि हम कैसे पत्र को लिख सकते हैं और पत्र को लिखते समय हमको किन किन बातों का ध्यान देना होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।